नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाणी में। और जैसा कि हम लोग सीटेट का पीवाईक्यूज का सेक्शन देख रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे सीटेट जुलाई 2024 का पेपर और उसके अंतर्गत हिंदी का सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट जो हिंदी का सेक्शन होता है उसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से जो 9 प्रश्न होते हैं वो गद्यांश के होते हैं और 6 प्रश्न हमारे जो हैं पद्य के होते हैं, पद्य से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। अर्थात टोटल 15 प्रश्नों की संख्या जो होती है 30 में से जो 15 प्रश्न होते हैं वो हमारे जो गद्यांश के प्रश्न उत्तर और पद्यांश अर्थात पद्य से या कविता से प्रश्नों को पूछा जाता है। और उसके बाद जो 15 प्रश्न होते हैं वे पूछे जाते हैं हमारे पेडागॉजी अर्थात हिंदी के शिक्षा शास्त्र से। तो सबसे पहले देखें, अगर हमारा जो पहला प्रश्न है हिंदी का 91 अर्थात हिंदी का पहला प्रश्न, इसमें देखें 91 से लेकर 99 तक कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही अथवा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले गद्यांश को देख लेते हैं। गद्यांश देखते हैं। आध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। अपने मन का राजा होना मतलब मन पर स्वयं का अंकुश रखना, उसकी चाल का निर्धारण करना, अपना लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। अध्यात्म आपको अपने मन का राजा बनने की ओर ले जाता है। यह स्थिति आपको विकारों से दूर रखती है, वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है और बुराई के समक्ष कमजोर होने से बचाती है। प्रकृति से उपहार में जो जीवन मिला है उसके मूल्यों को समझना चाहिए और उस क्षेत्र का राजा बनने के मार्ग पर चलना चाहिए जिस पर मानवता का विस्तार हो। राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचारों, अच्छे कर्मों, मानवीय संवेदना का राजा बनिए। अन्याय, अधर्म आदि के भय से भयभीत न हो और एक ऐसी सत्ता बनाएं जिसमें समानता हो। जो स्वयं में राजा होकर समानता का मार्ग प्रशस्त करता है वह अध्यात्म के क्षेत्र का भी राजा बन जाता है। अब ये गद्यांश था। गद्यांश पढ़ते समय जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने उसको हाईलाइट कर लिया, उसको अंडरलाइन कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में डांट डांट का बहुत महत्व है। तो गद्यांश के अनुसार जो मनुष्य जीवन है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में विस्तार का बहुत महत्व है, नहीं लक्ष्य का बहुत महत्व है। तो सही है, अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है? लक्ष्य का बहुत ही अधिक महत्व है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न अगर देखें, आध्यात्मिक होने का अर्थ है वैचारिक प्रबुद्धता, दूसरों पर दया करना, शारीरिक सुंदरता और विचारों की सुंदरता। तो आध्यात्मिक होने का मतलब है कि विचारों की सुंदरता होनी चाहिए। विचारों की क्या होनी चाहिए? सुंदरता होनी चाहिए। गद्यांश में देखें तो यह स्थिति आपको विकारों से दूर रखती है और वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है। तो आध्यात्मिक होने का क्या अर्थ है? विचारों की सुंदरता। इसके बाद अगर हम प्रश्न संख्या 93 देखें तो अध्यात्म शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो अगर अध्यात्म देखें तो अध्यात्म में अगर हम इक प्रत्यय लगा दें तो ये बन जाएगा हमारा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक। ठीक, अगर हम अध्यात्म में कौन सा प्रत्यय लगा दें? इक प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक बन जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लाया जा सकता है? इक प्रत्यय। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 3। इसके बाद अगर चौथा देखें, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। विशेषण विशेष का मतलब होता है कि पहला शब्द हमारा क्या होगा? विशेषण होगा अर्थात जो विशेषता बताएगा, और दूसरा शब्द हमारा ऐसा शब्द होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वो उसे हम क्या कहेंगे? उसे विशेष कहेंगे। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष है और जो विशेषता बताई जा रही है
वो क्या है हमारा विशेषण। तो अगर ऑप्शन में देखें तो वैचारिक सुंदरता, वैचारिक सुंदरता में सुंदरता, सुंदरता क्या है, इसकी क्या सुंदरता की विशेषता बताई जा रही है कि सुंदरता कैसी है, वैचारिक है। सुंदरता कैसी है, वैचारिक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, विशेषण विशेष है। अच्छे कर्म, यहाँ पे कर्म की विशेषता बताई जा रही है, कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं, तो ये भी हमारा विशेषण विशेष है। मानवीय संवेदना, संवेदना कैसी है, मानवीय है, तो ये भी हमारा क्या है, विशेषण विशेष का उदाहरण है। हमें ढूंढना है कि कौन सा विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। तो लक्ष्य निर्माण, ये हमारा विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, इसमें कोई भी हमारा विशेषण और विशेष्य नहीं है। तो गलत ऑप्शन हमारा क्या हो गया, चौथा, अर्थात कौन सा विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, लक्ष्य निर्माण। इसके बाद प्रश्न संख्या 95 देखें तो राजा का अनिवार्य गुण नहीं है, राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। हमने देखा कि मानवीय संवेदना राजा का गुण है, अच्छे कर्म और निर्भयता ये क्या है, राजा के गुण होते हैं, जबकि धर्मभीरु होना ये राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। कौन सा पूछा जा रहा है, अनिवार्य गुण। तो धर्मभीरु होना जो है ये राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो एक राजा को डांट डांट और डांट डांट से नहीं डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, असमानता और समता से नहीं, गलत है। वैचारिक सुंदरता, ये भी गलत है। अध्यात्म और अन्याय, ये भी गलत है। यहाँ पे अन्याय सही है लेकिन अध्यात्म गलत है। अन्याय और अधर्म, ये सही है। यहाँ पे देखें एक राजा को अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए, तो एक राजा को अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 97 देखें तो राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है, तो राजा के शुद्ध विचार और अच्छे कर्म, राजा के शुद्ध विचार, यहाँ पे देखेंगे शुद्ध विचार और अच्छे कर्मों की चर्चा जो है वो की गई है, कहाँ की गई है, गद्यांश में। तो राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है, शुद्ध विचार और अच्छे कर्म। यहाँ पे हमें जो भी प्रश्न का उत्तर देना है वो गद्यांश से पढ़कर देना है या गद्यांश के अनुसार देना है। राजा बनने के लिए किस की राह पर अग्रसर होना चाहिए, प्रगति, अध्यात्म, सत्य, कल्याण। तो राजा बनने के लिए हमें सत्य की राह पर अग्रसर, सॉरी, हमें गद्यांश के अनुसार देना है, राजा बनने के लिए हमें अध्यात्म की राह पर अग्रसर होना चाहिए। यहाँ पे देखें ना, अध्यात्म भी मन, अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है, और यहाँ पे जो अंतिम है निष्कर्ष इसका, वह अध्यात्म के क्षेत्र का भी राजा बन जाता है। तो ये हमारा गद्यांश ही जो है वो अध्यात्म पर, अध्यात्म से संबंधित है। तो राजा बनने के लिए हमें किसकी राह पर अग्रसर होना चाहिए, अध्यात्म की राह पर अग्रसर होना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, हमारा दूसरा हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या हम देखें 99, अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है दूसरों पर अंकुश लगाना, गलत है। अपने लक्ष्य के लिए सत्ता हड़पना, ये भी गलत है। मन को नियंत्रित करना और अपने जीवन पर अंकुश लगाना, तो मन को नियंत्रित करना ये ज्यादा सही ऑप्शन है। मन का राजा होने से तात्पर्य है कि अपने मन को जो है भटकना नहीं है, भटकाना नहीं है, अपने मन पर नियंत्रण रखना है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, तीसरा हो गया, मन को नियंत्रित करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 100 से लेकर 105 तक कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखें गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा देश है, ये कविता पढ़ेंगे। प्रश्न देखते हैं, भारत देश की क्या विशेषता है, भारत देश की क्या विशेषता है। उत्तर में प्रहरी खड़े हैं, तो ये गलत है। उत्तर में प्रहरी बनकर हिमालय खड़ा है। दक्षिण में अरब सागर है, ये भी गलत है। दक्षिण में हिंद महासागर है, तो यहाँ पे देखें हिंद महासागर दक्षिण में। तो भारत देश की विशेषता क्या है, हिंद में, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, तीसरा हो गया। कविता में किस संदेश की बात की गई है, तो कविता में जियो और जीने दो, कविता में जियो और जीने दो, यहाँ पे देखें तो जियो और जीने दो ये संदेश है हमारा, क्या है, जियो और जीने दो। तो कविता का संदेश क्या है, जियो और जीने दो। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है, तो ये हमारा संधि से पूछा गया प्रश्न है, लेकिन ये कविता में दिया गया हिमालय शब्द। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हिमधन आलय, क्या हो जाएगा, हिमधन आलय। कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे देखें गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर। तो ऑप्शन में हमारा क्या है, गांधी है। तो सही उत्तर क्या हो गया, महात्मा गांधी। कविता में महात्मा गांधी का उल्लेख किया गया है। कविता में किन वीरों के यशगान की बात
की गई है? कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है? जिन्होंने शांति यात्रा का शुभारंभ किया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया। तो कविता में किन वीरों की बात की गई है? जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया। अगर यहाँ पे कविता पढ़ेंगे तो हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। अर्थात कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है? तो जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दिया। तो सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? दूसरा। इसके बाद वीर का बहुवचन। अगर यहाँ पे देखें तो ये प्रश्न थोड़ा सा हमारा टेक्निकल है। यहाँ पे देखें वीरो दिया गया है, वीरो, लेकिन वीर का जो बहुवचन होता है वो वीर ही होता है। वीर का बहुवचन क्या होता है? वीर ही होता है। जब वीर किसी शब्द के साथ, जैसे के, से या को आदि के साथ लगता है, अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जैसे वीर के बाद को आ रहा हो, ने आ रहा हो या से आ रहा हो, तब वीर को हम बहुवचन के रूप में वीरो लिखते हैं। तब हम क्या लिखते हैं? वीरो लिखते हैं। लेकिन वीर का बहुवचन क्या होता है? वीर का बहुवचन वीर ही होता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीर। इसके बाद हमारा जो पेडागाजी वाला, शिक्षा शास्त्र वाला प्रश्न चालू होता है। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो ये जो है, अगर कोई बालिका है जो कि खुद से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, लेकिन वह किसी अपने सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है, तो इस मार्गदर्शन को हम कहते हैं इसका फोल्डिंग, अर्थात मदद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका फोल्डिंग कहते हैं। ठीक, ये लेव वाइगोस्की के जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इसमें बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता है, लेकिन वह अपने किसी वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में जो है कार्य कर लेता है, और फिर धीरे धीरे वो खुद भी जो है बच्चा स्वतंत्र हो जाता है और अपने आप कार्य करने लगता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसका फोल्डिंग बोलते हैं, अर्थात मदद बोलते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें प्रश्न संख्या 107, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यह कौन सा अधिगम का प्रकार है? मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम, संरचना अधिगम या गत्यात्मक कौशल अधिगम? तो ये हमारा अवधारणा अधिगम है। क्या है? कौन सा? अवधारणा अधिगम, जिसमें बच्चे की कौन सी क्रियाएं होती हैं? उसमें बच्चे जो है तर्क करते हैं, बुद्धि से या प्रयोग करते हैं आदि। इस प्रकार की अवधारणाओं को क्या बोलते हैं? अवधारणा अधिगम बोलते हैं। ठीक, इसमें बच्चे मानसिक क्रियाएं जैसे बुद्धि, तर्क, समस्या समाधान आदि का व्यापक उपयोग करते हैं। अगर अन्य ऑप्शन देखें तो मौखिक अधिगम में जो होता है, इसमें बच्चे जो है शब्दों या भाषा या सूचियों को याद करके मुख्यतः स्मृतियों के आधार पर जो है प्रक्रियाएं करते हैं। गत्यात्मक में जो है शारीरिक गतिविधियां होती हैं। संरचना में क्या होता है कि इसमें सामान्यतः इस प्रश्न के संदर्भ में ये फिट नहीं है। संरचना में कोई भी कार्य करना वो अधिगम के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो अवधारणा अधिगम, अर्थात बच्चे जब बुद्धि, तर्क या आदि का प्रयोग करते हैं, समस्या समाधान जैसे प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, तो उसमें कौन सा अधिगम का प्रकार है? ये अवधारणा अधिगम का प्रकार है। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं। कुल भाषा का मतलब जो उसकी मातृभाषा या जो उसके समाज में बोले जाने वाली भाषा है, उसके पीढ़ियों में बोले जाने वाली भाषा है, के लिए प्रशंसा करते हैं। यद्यपि उनमें उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो अपने कुल भाषा का प्रयोग करता है और आप उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वह उसने कुछ वर्तनी गलत लिखी हुई है। तो आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो इसे हम बोलते हैं समग्र भाषा उपागम। क्या बोलते हैं? समग्र भाषा उपागम, अर्थात जो पहला ऑप्शन है। समग्र भाषा उपागम में क्या होता है कि भाषा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा जाता है, जहाँ पे अर्थ निर्माण, अभिव्यक्ति, संप्रेषण आदि पर मुख्य बल दिया जाता है, ना कि वहाँ पे हम उसकी वर्तनी को ध्यान देते हैं। वहाँ पे वर्तनी का जो है बहुत ही ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चे की समग्र भाषा पर ध्यान दिया जाता है। इससे बच्चे की जो है आत्मविश्वास बढ़ता है और वह स्वतंत्र रूप से भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित होता है। और जबकि वर्तनियों की जो त्रुटियां होती हैं उनको हम बाद में सुधारने का प्रयास करते हैं।
इसके बाद अगर हम देखें प्रश्न संख्या 109, आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते, तो आपको क्या करना चाहिए, किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। तो ये गलत ऑप्शन है। दूसरा है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा समस्या से बचकर भागना हो गया। बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण कार्य आरंभ करना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन सही है कि अगर हम भाषा नहीं जानते तो बच्चे की जो भाषा है, जो बच्चे जानते हैं, उसे एक संसाधन के रूप में हम उपयोग में लाएं और उसी के साथ हम शिक्षण आरंभ करें। अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो ये नहीं होगा। समुदाय हिंदी सीखे, लेकिन उसके लिए हम उस पर प्रेशर न डालें। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करें और उसी के साथ शिक्षण कार्य को आरंभ करें। इसका प्रश्न संख्या 110, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल क्या कहलाता है। वैश्विक, स्थानीय, निष्कर्षात्मक और मूल्यांकन परक। कहा जा रहा है कि किसी पाठ्य सामग्री से हमें विशिष्ट सूचना निकालनी है, तो उसे निकालने के उद्देश्य से उस गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का जो कौशल है, उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्थानीय बोध या स्थानीय कौशल का बोध। इसमें क्या होता है कि जो पाठक होता है वो विशिष्ट सूचना या तथ्यों को निकालने के लिए उसे गहन या गहराई से पढ़ता है। जैसे हमें उसमें से कोई तारीख निकालनी हो, कोई कारण, कोई संख्या या कोई छिपी हुई विशिष्ट जानकारी निकालनी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कौन सा कौशल बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्थानीय बोध का कौशल। ठीक, तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, दूसरा, स्थानीय बोध का कौशल। जबकि जो हमारा जैसे वैश्विक है, तो वैश्विक में जो है हम समग्र अर्थ निकालते हैं, उस पूरे पाठ्य का जो थीम है, उसका जो सारांश है वो समझने का प्रयास करते हैं। और निष्कर्षात्मक में क्या होता है, जाहिर सी बात है, हम उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन परक में हम उस पाठ का मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें, तो भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो निदानात्मक परीक्षण का मतलब है कि हम उसका निदान करें। कोई भी समस्या है भाषा अधिगम में, कोई भी समस्या है, कोई कमजोरियां हैं, कोई त्रुटि है, उस समस्या को बच्चे की, जो बच्चा है उसे अगर वो पढ़ने में समस्या हो रही है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसका निदान करेंगे, ताकि वह बच्चा जो है उस चीज को पढ़ पाए, उसकी कठिनाइयां दूर हो पाए। तो यहाँ पे देखें, योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, तो ये नहीं होगा। दूसरा अगर देखें, तो अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना, तो ये भी हमारा नहीं संबंधित है। बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना, उपचारात्मक कदम उठाना। तो तीसरा ऑप्शन अगर देखें, तो बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, अर्थात बच्चे की समझ में जो नहीं आया है, जो चीज़ उन्हें पढ़ने में या समझने में परेशानी आ रही है, उसको समझना और फिर उसके लिए उन्हें कुछ उपचार बताना, उन्हें उस समस्या का समाधान करने में मदद करना। तो सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, तीसरा। इसके बाद प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। तो एकमात्र सब महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है। पाठ्य पुस्तक जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है। यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तो ये सही है, काफी हद तक ये हमारा क्या है, सही है कि पाठ्यचर्या में जो उल्लिखित उद्देश्य हैं वो उस उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह जो है मदद करता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तीसरा भी देख लेते हैं, ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की जानने की योजना है। तो सत्र के लिए जो शैक्षिक गतिविधियों जानने की योजना है, ये एक वार्षिक योजना या इकाई योजना का कार्य है, ना कि पाठ्यपुस्तक का कार्य है। पाठ्यपुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, ये भी गलत है। पाठ्यपुस्तक के स्थान पर हम जो है अन्य सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। कि कौन सा, यहाँ पे 4 अभ्यास दिए गए हैं, कौन सा कक्षाई अभ्यास जो है वो मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन, अर्थात अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री को पढ़ना। तो दूसरा हमारा जो है कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का संवेद गायन। रोल प्ले में भाग लेना, यहाँ पे देखें, रोल प्ले में भाग लेने का मतलब है कि इसमें विद्यार्थी जो है वो विभिन्न भूमिकाओं में स्वतंत्र रूप से बोलते हैं
एक दूसरे से संवाद करते हैं और वास्तविक जीवन स्थितियों में भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो कक्षाई अभ्यास है उसमें मौखिक भाषा के विकास में सबसे ज़्यादा मददगार होता है रोल प्ले में भाग लेना, क्योंकि हमें उचित ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे ये भी सही है हमारा, पाठ्य सामग्री का संवेद पठन, और ये हमारा गलत है। जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा गलत है कि कंठस्थ करना, ये रटंत विद्या हो गई। नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, ये भी हमारा मौखिक भाषा में मदद करेगा, लेकिन सबसे उपयुक्त जो कारण है वो है रोल प्ले में भाग लेना, अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 114, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, भाषा यादृच्छिक होने का मतलब है कि शब्द और उसके अर्थ के बीच, जो हमारा शब्द होता है और उसके अर्थ के बीच कोई वास्तविक या अंतर्निहित संबंध ना हो, कोई वास्तविक या अंतर्निहित संबंध ना हो। ये किसका सिद्धांत है? ये याद रख लेंगे, फर्डिनांड डी सोस्यूर। ठीक से लेने हैं, क्या है? फर्डिनांड डी सोस्यूर का सिद्धांत है कि भाषा यादृच्छिक का मतलब है कि शब्द और अर्थ के बीच कोई भी अंतर्निहित या आवश्यक संबंध नहीं होता। तो अगर यहाँ पे देखें, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है, तो ये जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। शब्दों और अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही, तो ये भी हमारा गलत है। ठोस कारण पर आधारित है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि शब्द और अर्थ के बीच कोई भी संबंध नहीं है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। तो तीसरा हमारा सही है कि शब्द और अर्थ के बीच कोई भी यादृच्छिक या अंतर्निहित संबंध नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? तीसरा हो गया। और भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है, तो ये भी नहीं है, ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया कि भाषा जो है निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है, लेकिन वो किस में आते हैं? वो व्याकरण के नियम में आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले व्याकरण पढ़ाने के लिए जो निगमनात्मक उपागम है वह किसकी अनुशंसा सबसे पहले करता है? तो जो निगमनात्मक उपागम है वो व्याकरण शिक्षण की एक विधि होती है, जिसके अंतर्गत जो सबसे पहला नियम है वो कहता है कि हमें कोई भी नियम बताना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? नियम बताना चाहिए। उसके बाद उस नियम को समझने के लिए उदाहरण हमें देना चाहिए। उस नियम को समझने के लिए क्या देना चाहिए? उदाहरण देना चाहिए। और उसके बाद उसके माध्यम से हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास करवाना चाहिए। तो जो निगमनात्मक उपागम कहता है कि सबसे पहले हमें बच्चों को क्या बताना है? नियम बताना है। नियम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना है, फिर उदाहरण दे देना है और उसके बाद उसका अभ्यास कराना है। तो कह रहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए? नियम बताना चाहिए। तो उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, हमारा दूसरे नंबर पे आएगा। नियम प्रस्तुत करने चाहिए, ये हमारा सही है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 116, डाट डाट तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका, अर्थात किसके किससे कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है? तो व्याख्या करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना या पाठ सामग्री का विस्तार। तो ये इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम तथ्यों, आंकड़ों या पाठ्य सामग्री जो होती है उससे आगे जाकर हम अनुमान लगाते हैं। जो मौजूदा पैटर्न होता है, जो ट्रेंड होता है, उसी के हिसाब से हम भविष्य या अज्ञात स्थितियों के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? पाठ्य सामग्री का विस्तार या एक्स्ट्रापोलेशन। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? चौथा, पाठ्य सामग्री का विस्तार या एक्स्ट्रापोलेशन। अन्य ऑप्शन अगर देखें तो व्याख्या करना में क्या होता है कि इसमें हम तथ्यों के माध्यम से सामान्यतः उसकी व्याख्या कर देते हैं। विश्लेषण करते हैं, इसमें गहराई से हम जांच करते हैं। और निष्कर्ष निकालना, पता ही है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा फाइनली उसका जो कंक्लूजन आया वो निकालते हैं, निष्कर्ष क्या है। तो हमें अनुमान लगाना है, तो क्या हो गया? एक्स्ट्रापोलेशन। इसके बाद प्रश्न संख्या 117, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। किस लिए लाभ है? यहाँ पे देखें, यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सही है
कि जो हमारा स्वच्छंद लेखन होता है ये शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए स्वतंत्र है, ये गलत है। शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना, ये भी गलत है। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित रूप के गुणधर्म संवेशित कर लेते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है कि विद्यार्थियों को प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें स्वच्छंद लेखन से क्या होता है कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो बिना किसी नियम, बिना किसी व्याकरण के वे स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, जिससे उनके जो विचार होते हैं वो कागज पर उतरते हैं और उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 118। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थियों को पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों में किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? अर्थात उन्हें कोई पाठ सामग्री पढ़ने के लिए कहते हैं, फिर उससे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। तो बच्चों में किस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, अर्थात कौन सी प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हम प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखें, विस्तृत पठन और बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, गहन पठन। अगर बच्चे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं इसका मतलब बच्चे जो है वो गहन पठन कर रहे हैं। कौन सा पठन कर रहे हैं? गहन पठन। यहाँ पे विस्तृत पठन तो नहीं है। विस्तृत पठन जो है ये हम सामान्यतः कहानी या उपन्यास को पढ़ते हैं। सरसरी तौर पर पठन होता है तो ये भी हमारा उसमें जो है जो मेन जानकारी, जो मुख्य जानकारी उसको प्राप्त करने के लिए करते हैं। बारीकी से पठन और गहन पठन, तो दोनों का उत्तर अगर हम भारतीय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत देखें तो बारीकी से पठन शब्द अपने यहाँ कम प्रचलित है, तो सही ऑप्शन हमारा होगा गहन पठन। जो हमारे यहाँ शिक्षा शास्त्र का सिद्धांत है उसमें जो शब्द है किसी भी पाठ सामग्री को अच्छी तरह से पढ़ना, उसमें गहन पठन शब्द जो है ये प्रचलित है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? गहन पठन। इसके बाद बाकी अगर गहन पठन ऑप्शन में नहीं दिया गया है तब हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? बारीकी से पठन। लेकिन गहन पठन ऑप्शन में दिया गया है तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? गहन पठन होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 119 में देखें, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। तो भाषा अर्जन बच्चों में तभी होगा जब बच्चों को उस भाषा के लिए हम परिवेश दें, अर्थात एक्सपोजर का मौका दें। तो भाषा अर्जन जो है वो एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है? प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बच्चों प्रकृति के माध्यम से या परिवेश के माध्यम से उस भाषा को सीखते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? चौथा हो गया, बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। इसके बाद प्रश्न संख्या 120, लास्ट प्रश्न, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो कक्षा में अगर हम बच्चों की मातृभाषा का स्थान नहीं दे रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। इसमें भाषा शिक्षण के अंतर्गत ये जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें मातृभाषा का जो है पूर्णतः बहिष्कार किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता, इस विधि की मुख्य विशेषता है कि इसमें लक्ष्य भाषा में ही सभी शिक्षण कार्य किया जाता है। लक्ष्य भाषा का मतलब है कि हम अगर अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, अगर वो अंग्रेजी का विषय है तो हम अंग्रेजी में ही उसे पढ़ाएंगे, संस्कृत है संस्कृत में ही, जिस भी भाषा में है उसी भाषा के अंतर्गत उसी को क्या बोलते हैं? लक्ष्य भाषा में। लक्ष्य भाषा में ही सभी शिक्षण गतिविधियां या संप्रेषण या व्याख्या जो है वो दी जाती है और इसमें मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमारा क्या था? सीटेट का हिंदी का प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे और तीनों का हमने पीवाईक्यू देख लिया। पीवाईक्यू का रोल जो है वो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे लगातार देखिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।